अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी कंपटीशन एग्ज़ाम का एसे। ठीक है, ये एसे जो है ये एजुकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ये एक दो बार एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है। ठीक है, और तकरीबन हर साल ही एजुकेशन पे, चाहे वो पीएमएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएसएस का एग्ज़ाम हो, एजुकेशन पे ऐसे जो है वो लाजमी आता है। और हो सकता है वो एजुकेशन के वर्ड से ना पूछा गया हो, लेकिन डिफरेंट कीवर्ड्स जो कि एजुकेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क्लासरूम इस ऐसे में कीवर्ड है, तो इस तरह पूछा गया हो। तो आप लोगों को एजुकेशन पे ऐसे लाजमी तैयार करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पे ऐसे आना ही है और इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। तो इस ऐसे को जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एजुकेशन जो है वो एजुकेशन के ऐसे को किस तरह जस्टिफाई करना है, किस तरह लेके चलना है और उसकी क्या डायमेंशंस हैं। इस ऐसे में आपको एजुकेशन पे ऐसे लिखने के लिए वोकैबलरी मिल जाएगी और बाकी जो ऐसे का फॉर्मेट है वो भी पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, ऐसे के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जी। क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ठीक है, जो क्लासरूम हैं वो किसी भी नेशन के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इसका बेसिकली मतलब यही है कि एजुकेशन जो है वो ही डिसाइड करती है कि कौन सी कौम जो है वो तरक्की की तरफ जाएगी और कौन सी कौम नहीं जाएगी। तो हमने थीसिस स्टेटमेंट बनानी है जी। मैंने जो इस पर थीसिस स्टेटमेंट बनाई है वो बहुत सी सिंपल है। इंडीड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन लाइज इन द क्लासरूम। मैंने कहा जी, दर हकीकत जो किसी भी नेशन की खुशहाली है वो क्लासरूम में लाई करती है। मतलब कि क्लासरूम मतलब एजुकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब इस पे आउटलाइन बनाएंगे हम और फिर इसको आउटलाइंस को आगे पैराग्राफ में सारा उसका डिटेल और नॉलेज भी लिखेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऐसे पैटर्न आउटलाइन इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी। सेकेंडली मैंने लिखा है हाउ द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ नेशन लाइज इन द क्लासरूम। मैंने जो तीसरी स्टेटमेंट लिखी है उस पर मैंने लिख दिया कि कैसे क्लासरूम की जो किसी नेशन की प्रोस्पेरिटी है वो क्लासरूम में कैसे लाई करती है। तो उसके लिए फर्स्ट जो आउटलाइन है वो ये है जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लिटरेसी लेवल। ठीक है, जो भी किसी भी नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके लिटरेसी लेवल या रेट पे। ठीक है, जितनी ही कोई कौम एजुकेटेड होगी उतनी ही वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं सिंगापुर। ठीक है, एग्जांपल उसकी एक वेस्टर्न में चले जाएं तो अमेरिकन। ठीक है, यूरोपियन, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो एजुकेटेड भी हैं। ठीक है, तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कि एजुकेटेड नहीं है वो डेवलप्ड भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे लिटरेसी रेट 50% है उनका इकोनॉमिक रेट भी 50% है। जिनका लिटरेसी रेट 90% है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 90% है। तो ये फिर एग्जांपल से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिटरेसी लेवल के। सेकंड ये आउटलाइन जो है वुमेन आर एम्पावर्ड थ्रू द क्लासरूम्स। कि जब किसी कौम को हम एजुकेशन देते हैं तो उसमें वुमेन एम्पावर्ड होती हैं। जब वुमेन एम्पावर्ड होती हैं तो वो भी उस नेशन की तरक्की में रोल प्ले करती हैं और मुल्क जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है। क्योंकि किसी मुल्क में, किसी भी पॉपुलेशन में, किसी मुल्क की पॉपुलेशन में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वुमेन है। यानी कि 50 अगर 50% मेल हैं तो 50% ही फीमेल है। तो जब फीमेल भी एम्पावर्ड होंगी, मेंटली तौर पर एक्टिव होंगी और डेवलप्ड होंगी, वो भी मुल्क की तरक्की में रोल प्ले करेंगी तो मुल्क जल्दी तरक्की करेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये थर्ड आउटलाइन पे चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्लरिश्ड थ्रू द लिटरेसी। कि जो भी कंट्री जो है वो एजुकेटेड होगी उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा होगा। वो साइंस के मैदान में भी आगे होंगे और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे होंगे। जैसे कि अमेरिका भी साइंस के मैदान में आगे और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे है। चाइना भी एजुकेटेड कंट्री है,
टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में आ गए हैं। ठीक है, तो ये लाइव एग्जांपल्स हैं आजकल के दौर की। उसके बाद जी फोर्थ आउटलाइन हम देखते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्रमोटेड इन एजुकेटेड नेशन। कि जो एजुकेटेड नेशंस होती हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करती हैं इंस्टेड ऑफ जो हैं वो इंस्टेड ऑफ दूसरी गवर्नमेंट, और डिक्टेटरशिप जो है उसमें डिस्करेज की जाती है। किसी भी कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी हो उसमें जी सबको राइट दिया जाता है कि वो अपने लीडर का इंतखाब करें अपने वोट के ज़रिए। और एजुकेटेड जो नेशन होती हैं उसमें जी लोगों को पता होता है कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो एजुकेटेड नेशन में डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश करती है। उसके बाद ये फिफ्थ आउटलाइन हम देखते हैं इसकी, थ्रू द क्लासरूम एम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीज एंड पॉवर्टी इज़ डिक्रीज्ड। इसका मतलब है जी जो भी एजुकेटेड नेशन हैं उनमें पॉवर्टी रेट कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, रोज़गार मिलता है लोगों को और गुर्बत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को मिल सकती है। जैसे कि चाइना में अब बेरोज़गारी तकरीबन ख़त्म हो गई, जितनी उनकी पॉपुलेशन है ना उधर बेरोज़गारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप हो रही है, तो एजुकेटेड भी है, तो इसलिए उधर जो है वो लोगों को कोई ना कोई काम कर रहे हैं। किसी भी घर में आप जाएंगे चाइना में तो छोटे से छोटे कमरे में भी उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है एक। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है उनके पास और एजुकेशनली वो डेवलप्ड हैं, तो इस लिहाज से वो उनमें पॉवर्टी भी कम है और एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। उसके बाद जी हम देखते हैं सिक्स आउटलाइन। ठीक है, सिक्स आउटलाइन जी, गुड गवर्नेंस इज़ प्रमोटेड इन एन एजुकेटेड कंट्री। तो ज़ाहिर बात है जिस मुल्क में लोग एजुकेटेड होंगे वो जी रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, करप्शन कम होगी और बहुत से जो सोशल इवल्स हैं वो कम हो जाएंगे और तरक्की होगी, तो वहाँ पे गुड गवर्नेंस भी अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद जी 7 नंबर आउटलाइन, लिटरेसी प्रमोट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन विच इनकरेजेस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। जो लिटरेसी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती है जिससे इकोनॉमी बढ़ती है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे प्रमोट होती है लिटरेसी वाली कंट्री में, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो अगर उनके पास पैसे होंगे तो वो अपने जो हैं दिमाग का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे और लोगों को भी रोज़गार देंगे और मुल्क की जीडीपी में इजाफ़ा होगा। ठीक है, तो अगर वो लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, ठीक है, एम्पावर्ड नहीं होंगे, तो पैसे तो होंगे पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं जी चाइना, फिर चाइना आ जाता है। चाइना में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, वो बिज़नेस की बुनियाद पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, आगे जी 8 नंबर पे चल जाते हैं। 8 नंबर आउटलाइन, करप्शन कैन बी रेडिकेटेड थ्रू एजुकेशन। अब ये एक पॉइंट है जी, जो मुल्क जो भी कौमें एजुकेटेड होती हैं वहाँ पे करप्शन कम होती है। करप्शन इसलिए कम होती है कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वहाँ पे ज़्यादातर सिस्टम ऑनलाइन हो जाते हैं, वहाँ पे मैनुअल सिस्टम ख़त्म हो जाता है, डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो भी लोग हैं वो जी ऑनलाइन अपने टैक्सेस पे करते हैं, ऑनलाइन अपने बिल्स पे करते हैं, ऑनलाइन अपने सारे मामलात निपटाते हैं, ना कि किसी भी ब्यूरोक्रेट पे और ना ही किसी पॉलिटिकल पर्सन पे, ना ही किसी गवर्नमेंट मुलाजम पे डिपेंड होते हैं जो कि आपको टैक्स जो है वो आपका 10,000 हो तो इन बढ़ा चढ़ा के लाख रुपए कर देते हैं और फिर करप्शन की नज़र में रिश्वत लेके आपसे उसको कम कर देते हैं। तो ये एजुकेटेड नेशन में काम होता है। उसके बाद जी 9 नंबर आउटलाइन जो है, एन एजुकेटेड नेशन ड्राफ्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी इफ़ेक्टिवली। कि जो भी एजुकेटेड नेशन होती हैं ना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छे तरीके से बना सकती हैं। उनके जी पॉलिटिकल रिलेशन बाकी मुल्कों के साथ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड रिलेशन, एवरीथिंग जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमने किस तरह चलना है, अपने डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। चाइना एक बेहतरीन एग्जांपल आजकल के दौर में, क्योंकि चाइना से ज़्यादा ट्रेड कोई नहीं कर रहा
पूरी दुनिया में चाइना का जो ट्रेड एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट बहुत ही कम है। तो एजुकेटेड नेशन की एक मिसाल है कि वो अपनी ट्रेड को भी इम्प्रूव करते हैं, अपनी जो है वो सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और अपने पॉलिटिकल मामलात को भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं और इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद जी आउटलाइन नंबर 10, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ फॉरेन रिलेशंस ऑफ अ कंट्री विद नेबर एंड रीजनल कंट्रीज। अब इस तरह है कि जो भी एजुकेटेड कौम होगी वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होगी। जब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी तो उनसे फिर हर मुल्क अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहेगा। फॉरेन रिलेशन उनके अच्छे होंगे अपने रिश्तेदारों, अपने नेबर के साथ और रीजनल कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासरूम डिसाइड द रिलेशन ऑफ अ कंट्री विद नेबर एंड रीजनल कंट्रीज़। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं जी, अमेरिका हैव गुड रिलेशंस इन ऑल दी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये है दुनिया के तमाम मालिक के साथ इसके अच्छे रिलेशन हैं और इसके नेबर के साथ भी इसके अच्छे रिलेशन हैं, चाइना के भी हैं, ठीक है। इंडिया भी ग्रोइंग इकनॉमी है पर उसमें अभी एजुकेशन की मिकदार कम है, एजुकेशन का रेट कम है, उसकी एग्जांपल नहीं ले सकते। श्रीलंका जो है वो सिंगापुर इज़ अ गुड कंट्री। फिनलैंड में 99% लिटरेसी रेट है। साउथ कोरिया में आप चल जाएँ, साउथ कोरिया में लिटरेसी रेट 95% है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं जिनमें एजुकेशन रेट ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे उनके ताल्लुकात बाकी ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम आउटलाइन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विजनरी लीडरशिप इज़ द आउटकम ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। अब विजनरी लीडरशिप वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे जो है वो लोग एजुकेटेड हों। वो प्रमोट इस बंदे को करेंगे जो काबिल होगा, ठीक है। उनको हर बंदे का पता होगा कि यार ये बंदा काबिल है, ये नहीं है। और जो बंदा खुद चुना गया होगा वो खुद भी एक है जादूगरी जो है पर्सनैलिटी रखता होगा, ठीक है। जैसे नेल्सन मंडेला था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अमेरिका में आप देख लें जितने भी आए हैं, अब्राहम लिंकन, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में जी कायद आज़म में एक एजुकेटेड लीडर थे, ठीक है। सिंगापुर में चल जाएँ तो ली कुआन यू, ठीक है। तो इस तरह जो विजनरी लीडरशिप है वो आती ही वहाँ पे जहाँ पे एजुकेशन प्रमोट की जा रही हो, जहाँ पे एजुकेटेड लोग हों। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि एजुकेटेड नेशन में लीडर भी अच्छे आते हैं। जब लोग एजुकेशन की अहमियत को खो देते हैं तो उन पे जो लीडर आते हैं वो भी बस उसी तरह के ही आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं जी आउटलाइन नंबर 12 पे। एन एजुकेटेड नेशन इफेक्टिवली मेंटेन्स इट्स डिफरेंस बाय इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। जो एजुकेटेड नेशन होती है ना, उनको हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी सिक्योरिटी को डेटरेंस के ज़रिए मेंटेन करते हैं। उनका अगले नेशन में इतना दबदबा होता है कि लोग उनसे वैसे ही डरते हैं कि उनको धमकी ना देनी पड़े। वो लोग ये नहीं कहते हम न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे, लोग वैसे ही उनसे डरते हैं। उनका डेटरेंस इतना होता है। डेटरेंस ये कि आपके ख़िलाफ़ कोई बोलने की ज़रूरत ही ना कर पाए, ठीक है। दबदबा ही आपका इतना हो। तो ये वही पाया जाता है जहाँ पे जो नेशंस हैं वो एजुकेटेड हों, उनको पता हो किस तरह अपनी पॉलिसी को मेंटेन करना है, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद ही हम चलते हैं 13 नंबर आउटलाइन पे। नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी अचीव थ्रू द हाई लिटरेसी रेट। कि हम जो है नेशनल इंटीग्रेशन को हाई लिटरेसी रेट के ज़रिए अचीव कर सकते हैं। बेसिकली ये यही है कि जो एजुकेटेड नेशन होंगी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगी और जो इकोनॉमिकली डेवलप होंगी वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आगे हम चलते हैं जी 14 नंबर पॉइंट पे। 14 पॉइंट कहता है जी मॉरल वैल्यूज़ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ नेशन कैन बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन। कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो एजुकेशन के ज़रिए डेवलप होती हैं, किसी भी इंडिविजुअल की चाहे नेशन की। तो सही बात है, जो कौम एजुकेटेड होगी वो इखलाकी तौर पे बेहतर होगी, ठीक है, करप्ट नहीं होगी, उनमें सोशल क्राइम्स कम होंगे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जी 15 नंबर पॉइंट, पेट्रियार्किक माइंडसेट कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिटरेसी। ठीक है, अगर लोग एजुकेटेड होंगे वो वुमेन को भी एम्पावर करेंगे और उन पर रोब नहीं
जमाएंगे, ठीक है। उनको कमतर नहीं समझेंगे, उनको भी एक माशरे में एक अच्छा मुकाम देंगे, जिससे कि पैट्रियार्की सोसाइटी माइंडसेट चेंज हो जाएगा और जो है कौम डेवलप हो जाएगी। ये थी जी आउटलाइंस। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। मेरी एफ़र्ट को आप लोगों ने लाइक करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूँ वो है जी ऐसे कंक्लूजन के बाद ऐसे कि मैंने ऐसे भी लिखा है इस पर, ये देख सकते हैं आप लोग ऐसे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, ठीक है, कंक्लूजन। तो ये पेजेस तकरीबन 20 पेजेस का ऐसे है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 10 पेजेस का ऐसे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।